अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इश्कोल उठा और शब बखैर कहते हुए लड़ खड़ा था, कोठड़ी में चला गया। लालटेन उसी तरह लकड़ी के खंभे के साथ लटक रही थी। मैंने उसकी बत्ती नीची कर दी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और शबनम गिरने लगी थी। मैं साबान के नीचे खुश्क घास पर बिछे हुए बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ख्याल अपने मिशन की नाकामी की तरफ चला जाता था। इसराइली इंटेलिजेंस भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुई थी। उन्होंने अपने एटमी मिसाइलों को फायर होने और अपने शहरों को भी एटमी तबाही से बचा लिया था, लेकिन वह मुझे गिरफ्तार ना कर सके थे। मुझे अब भी हैरत हो रही थी कि उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की मुझे दिखाई, उसकी शिक्ल हूबहू असली लड़की से मिलती थी। सिर्फ करीब जाने पर यह भेद खुला कि यह यहूदी लड़की है जिसने पाकिस्तानी लड़की का हुलिया बना रखा है या उसका मास्क चढ़ाया हुआ था। मुझे अपने साथी फ़लस्तीनी कमांडोज नंबर 2 और नंबर 3 के शहीद हो जाने का बड़ा अफसोस था। सवाल यह था कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जाहिर है कि मैं पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को हासिल किए बगैर वापस मिस्र नहीं जाना चाहता था। यह मेरी शिकस्त थी जो मुझे किसी सूरत में भी गवारा नहीं थी। पहले मैंने यही सोचा था कि उर्दन की सरहद पार करके वहाँ से मिस्र चला जाऊँगा, मगर जब ज़रा सुकून मुयसर आया और पेट में खाना गया तो नया अज़म बेदार हो गया। अब मैंने यही फैसला किया कि यहाँ से जरेको जाऊँगा और वहाँ से यरूशलेम की बस पकड़कर अपनी दोस्त और हमदर्द सादिया के पास जाकर सारा माजरा सुनाऊँगा और उसके मशवरे के बाद कोई अगला प्रोग्राम मुरतब करूँगा। पाकिस्तानी खतून को मुझे बहरहाल इसराइली ब्लैकमेल से बचाना था। मेरे इरादों में एक नई ताकत आ गई। मैंने पिस्तौल जेब में ही रहने दिया और बिस्तर पर इस तरह नीम दराज हो गया कि मेरा सर मेरे बाजू के पीछे था और मेरी निगाहें कोठड़ी के अध खुले दरवाजे को बराबर देख रही थीं। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी उसकी सुइयां रात के 9 बजा रही थीं। सहरा की रात बेहद खामोश थी। ऐसा गहरा सकूत तारी था कि मुझे कानों में साई साई की आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। मैंने लालटीन की लो कुछ ज़्यादा ही नीची कर दी थी। वो 2-3 बार भड़की और फिर लालटीन बुझ गई। अंधेरे ने सहराई रेत में सितारों की चमक को और ज़्यादा नुमायाँ कर दिया था। एक इंसानी सया कोठड़ी के अध खुले दरवाजे में से निकला। जब वो सया मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एकदम से उठ बैठा। पिस्तौल मैंने जेब से निकालकर हाथ में यूं पकड़ लिया कि नज़र नहीं आता था। अभी यह सया मुझसे 7-8 कदम के फासले पर ही था कि मैंने उसे पहचान लिया। यह यहूदी दोशीज़ा रोत थी। उसने अपने आप को सियाह चादर में ढांप रखा था, लेकिन अपनी नागन जैसी चाल को ना छुपा सकी थी। जिस साहिबान के नीचे मैं बैठा था उसके करीब आकर उसने पलट कर एक निगाह पीछे डाली और फिर छलांग लगाकर मेरे करीब आ गई। जयरोम, मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। उसने एक बाजू मेरे कंधे पर रख दिया। अजीब बात थी, उसके लिबास से अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आ रही थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ नीचे किया और कहा कि यह तुम क्या कह रही हो। साथ ही मैंने पिस्तौल वाला हाथ पतलून की जेब में रख लिया। रोथ ने सरगोशी की, मुझे यरूशलेम ले चलो। मैं इस शराबी चचा के पास नहीं रहना चाहती। मेरा भाई साउल भी चचा की तरफदारी करता है। ये लोग मेरा ब्याह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो मुझसे उम्र में 40 बरस बड़ा है। जयरोम, तुम मुझे यरूशलेम ले चलो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ रही थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे यरूशलेम नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी बीवी बच्चे हैं। उसने तड़प कर चेहरा पीछे किया और बोली, मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूँगी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊँगी। मैं उस बूढ़े से ब्याह नहीं करना चाहती। कोठड़ी में से एशकोल के ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ आने लगी। रोथ बिल्ली की तरह उठकर कोठड़ी की तरफ भाग गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रोथ अभी मेरे पास ही थी। सहराई रात फिर सन्नाटे में गोताजन हो गई थी। गैर शौरी तौर पर मेरे दिल ने होश का दामन छोड़ दिया और मैंने अपने आप को नींद के हवाले कर दिया। नींद की लहरों पर हिचकोले खाता मैं एक जंगल में निकल आया जहाँ बांस के हरे भरे झुंड थे, गहरी घाटियाँ और खड़ नाले थे जिनके जंगलोत पत्थरों से पानी टकरा कर आगे बह रहा था। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। यह सिद्धा रंगनी थी। मैं उसके वजूद से बाखबर था। सांप बेटा उसकी गर्दन में लटक रहा था। किसी वक्त वो अपने केसरी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा देती। अचानक मेरी आंख खुल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पाँव पर ठोकर मारी गई तो मैं होश में आ गया।
उठो, तुम हिरासत में हो। मेरा जहन सनसनाने लगा। 4 इसराइली फौजी अस्तीन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। उनके करीबी एशकोल, सऊल और रोज सहमी हुई खड़ी थी। सहराई आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। ये सुबह मेरी ज़िंदगी की तारीक रात का आगाज़ था। मेरी तलाशी ली गई। पिस्तौल उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और मेरे हाथ पीछे बांधकर ट्रक की तरफ चलने का हुक्म दिया। मुझे उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आलूओं की बोरी फेंकी जाती है। मेरे हाथ रस्सी से पीछे बंधे थे। मैं मुंह के बल ट्रक के अंदर गिरा। मेरा माथा लकड़ी के एक बग से टकराया और खून बहने लगा। इसराइली फौजी छलांगे लगाकर ट्रक में घुसे और ट्रक के पीछे तरपाल गिरा दी। ट्रक तेजी से पीछे मुड़ा, फिर घुमा और संगलाक सहरा में किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। यह सब कुछ आने वाहिद में हो गया था और मैं अभी तक भूंचा सा था। अभी चंद लम्हे पहले ही मैं ख्वाब में सिद्धा रंगनी के साथ हसीन जंगल के दिलफरेब माहौल में सफ़र कर रहा था। उसका बाजू मेरे कंधे पर और मुझे उसकी शहर तरह सांस की आवाज़ आ रही थी कि दूसरे लम्हे मैं इसराइली फौजी ट्रक में इस तरह उठा पड़ा था कि मेरे दाएं बाएं 3 संतरी स्टेन गन्ने ताने बैठे थे। मेरी तलाशी लेकर उन्होंने मेरे पिस्तौल, जहरीले कैप्सूल और $30 की रकम को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरे पास सिवाय मेरे नाकाबिले शिकस्त अज़म के और कुछ नहीं था। लेकिन मैं इस हैबतनाक हकीकत से बेखबर था कि जहां मुझे ले जाया जा रहा है वो मेरे नाकाबिले शिकस्त इरादों और अज़म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यह खदशा भी था कि मिलिट्री चेक पोस्ट को ग्रेनेड से उड़ाकर मैं जिन इसराइली संतरियों को मौत के घाट उतार रहा हूँ उनका बदला भी मुझसे बराबर लिया जाएगा और मुझे इस तरह हलाक किया जाएगा कि जान एक एक सांस करके निकले। ट्रक में अब मुझे इसराइली संतरियों के चेहरे नजर आने लगे थे। ये तीनों संतरी नौजवान यहूदी थे। उनके अस्तीन गन्नों के नालियों का रुख मेरी तरफ था और वो सिगरेट पी रहे थे। एक संतरी ने अपना भारी फौजी जूतों वाला बूट मेरी पीठ पर रखा हुआ था। मेरे माथे से खून बह रहा था। वो अब जख्म बनकर जम गया था। यह जख्म दर्द कर रहा था। यहूदी फौजी चुप थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। ट्रक संगलाख वैराने में नाहमवार रास्ते पर हिचकोले खाता हुआ जा रहा था। धूप निकल आई थी जिसकी वजह से ट्रक के अंदर गर्मी हो रही थी। एक फौजी ने अपने पीछे तरपाल की एक छोटी सी खिड़की से कपड़ा परे हटा दिया। ट्रक में हवा की आमदोरफ्त शुरू हो गई जिससे गर्मी में कदरे कमी हुई। खुदा जाने मेरे बारे में किसी ने मुखबरी की थी या ये लोग खुद ही मेरी तलाश में उधर निकल आए थे। फौजी ट्रक न जाने कितनी देर तक चलता रहा। मेरी घड़ी भी उन्होंने उतार ली थी। कुछ मालूम नहीं था कि क्या वक्त हुआ है। एक जगह पहुंचकर ट्रक ने नीम दायरे में एक चक्कर लगाया और रुक गया। ट्रक के पीछे गिरी हुई तरपाल का पर्दा उठा दिया गया। फौजी बाहर कूद गया। मैं सीधा होकर ट्रक के फर्श पर लकड़ी के बक्स का सहारा लेकर बैठ गया। बाहर मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो कुछ खेमे थे जिनके आगे 2 फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। एक इसराइली फौजी ट्रक के बाहर स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मुझे फौजियों की आवाज़ें सुनाई दी। एक फौजी ट्रक की तरफ जल्दी आने का कह रहा था। फिर मुझे लोहे की जंजीरों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ें सुनाई दी। 2 नई शिकल वाले फौजी ट्रक में घुसे। उनमें से एक ने हथकड़ी और बेड़ियां उठा रखी थीं। मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी गईं। ये लोहे के 2 कड़े थे जो एक जंजीर के साथ आपस में बंधे हुए थे। मेरे हाथों की रस्सी खोलकर हथकड़ी डाल दी गई। उन्होंने मुझ पर इतना करम जरूर किया कि मेरे हाथों को पुश्त पर नहीं बांधा। मेरे दोनों हाथ मेरे पेट के साथ लगे थे। यहाँ संतरियों की गांठ तब्दील हो गई। ट्रक की तरपाल गिरा दी गई। उसका इंजन गिड़गिड़ाया और ट्रक एक चक्कर काटकर एक बार फिर आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद ट्रक दोबारा एक मकाम पर रुक गया। यहाँ मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी गई। फिर मुझे ट्रक से उतारकर सीधा चलने को कहा गया। ज़मीन सख्त थी। लगता था कि पत्थरों को जोड़कर फर्श बनाया गया है। एक जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के मुसलसल चलने की आवाज़ आ रही थी। पाँव में बेड़ियों की वजह से मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह कदम कदम चल रहा था जो चलना सीख रहा हो। बेड़ियों का लोहा मेरे टखनों से टकरा कर दर्द पैदा कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। किसी ने पीछे से मेरे शाने पर राइफल का दस्ता दे मारा और गाली देकर कहा कि तेज चलो। आगे बरामदा सा था। मुझे एक जगह धकेल दिया गया। फिर मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मेरी आंखों से पट्टी खोल दी गई। मैंने देखा कि एक नीम बसीदा तरीक कोठड़ी में हूँ जिसकी छत की कड़ियाँ मेरे सर से चंद इंच ही ऊँची होंगी। मेरे सामने एक बड़ी बड़ी मूँछों और हलाकू खान की शिकल वाला गंजा यहूदी फौजी हाथ में टीन का डब्बा लिए खड़ा था। उसने डब्बा फर्श पर रखा
اور میری ہتھکڑی کھول کر غرایا، یہاں فارغ ہو لو۔ وہ باہر چلا گیا۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ اب میں نے نیم تاریک کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ کونے میں ایک کموڈ پڑا تھا، پانی کی بالٹی بھی پاس ہی رکھی تھی۔ ٹین کا جو ڈبہ یہودی گنجا دے گیا تھا، اس میں مٹھی بھر ابلے ہوئے چاول پڑے تھے جن سے بو آ رہی تھی۔ مجھے سخت بھوک اور پیاس لگی تھی۔ خدا جانے اس کے بعد یہ باسی چاول بھی کب نصیب ہوں۔ یہ سوچ کر وہ چاول زہر مار کیے، بالٹی سے پانی پیا اور وہیں دیوار کا سہارا لے کر ننگے فرش پر بیٹھ گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہی گنجا یہودی فوجی دوبارہ کوٹھڑی میں آیا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور کوٹھڑی سے نکال کر باہر لے گیا۔ پٹی سیاہ کپڑے کی تھی اور کچھ اس طرح سے کس کر باندھی گئی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سے مجھے ایک بار پھر ٹرک میں دھکیل دیا گیا۔ یہ ٹرک یہاں سے روانہ ہوا تو احساس ہوا کہ وہ سنگلاخ ناہموار سڑک کی بجائے کسی ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہے۔ شاید ہائی وے تھی اور مجھے تل ابیب لے جایا جا رہا تھا۔ باقی کا سارا دن ٹرک سڑک پر تیز رفتاری سے چلتا رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رات ہو گئی ہے یا ابھی دن ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرک ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں فوجی چھلانگ لگا کر باہر اتر گئے۔ مجھے ان کے اترنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آئیں جو ذرا دور ہو گئی تھیں۔ پھر کسی نے ٹین کے ڈبے سے مجھے پانی پلایا۔ یہ بھی کوئی یہودی فوجی تھا جو مجھے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں بے بس تھا، میں گالیوں کے جواب میں کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ 2 آدمی مجھے کھینچ کر ٹرک سے باہر لے گئے۔ یہاں ایک طرف لے جا کر مجھے پیشاب وغیرہ کروایا گیا۔ پٹی بدستور میری آنکھوں پر بندھی تھی۔ میرے ماتھے کا زخم جم کر اکڑ گیا تھا۔ پاؤں کے ٹخنوں میں بھی مسلسل رگڑ سے درد شروع ہو گیا تھا۔ یہاں سے مجھے اسی ٹرک میں بٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں مجھے ایک ہوائی جہاز کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی ہوائی اڈہ تھا۔ ٹرک رکا تو مجھے ایک آدمی نے سہارا دے کر اتارا۔ میں قدم قدم پر چلنے لگا۔ میرے ٹخنے درد کر رہے تھے۔ بیڑیوں اور ان کے درمیان بندھی ہوئی زنجیر کے رگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یہ زیور پہنے تھے۔ زنجیر زیادہ سے زیادہ 2 فٹ لمبی تھی اور میں زیادہ ڈگ نہ بھر سکتا تھا۔ بڑی احتیاط سے چلنے کی کوشش کرتا، پھر بھی بیڑیاں میرے ٹخنوں سے ٹکرا کر انہیں چھیلے ڈال رہی تھیں۔ 2 آدمیوں نے مجھے زمین سے کوئی 4 فٹ اوپر اٹھا کر کسی جگہ پھینک دیا۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ضرور یہ کوئی چھوٹا فوجی جہاز تھا۔ میں جہاز کے فرش پر ٹانگیں ایک طرف آدھی اوپر اٹھائے بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد فوجی بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے عبرانی زبان میں کہا، کیپٹن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شاید جہاز کے فوجی پائلٹ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا۔ کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ اس کی بجائے انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہوائی جہاز ہے۔ پھر ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ہوائی جہاز ہوائی پٹی پر رینگنے لگا۔ بہت جلد اس نے رفتار پکڑ لی۔ اس کے بعد جہاز نے زمین چھوڑ دیا۔ زمین کے ساتھ جہاز کے پہیوں کے رگڑنے کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور یوں لگا جیسے جہاز ہلکا ہو گیا ہے۔ ایک طرف کو غوطہ لگا کر جہاز نے بلندی حاصل کرنی شروع کی۔ ایک خاص بلندی پر جا کر جہاز سیدھا ہو گیا۔ اب وہ ایک نپتلی رفتار سے پرواز کر رہا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہاز فضا میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا ضرور مجھے تل ابیب کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں لے جایا جا رہا ہے۔ پیاس پھر لگنے لگی۔ میں نے پانی مانگا تو جواب میں کسی نے میرے جبڑے پر ریفل کا بٹ دے مارا۔ میں نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اپنا منہ تھام لیا۔ خدا کا شکر تھا کہ جبڑا اپنی جگہ پر قائم تھا۔ جہاز اوپر نیچے ہوتا ہلکے ہلکے ہچکولے کھاتا ایک خاص رفتار سے اڑا جا رہا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ جہاز نیچے آنا شروع ہوا۔ پھر وہ ہوائی اڈے کی پٹی پر اتر گیا۔ جہاز رکا، دروازہ کھلا، مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ ایک اور ٹرک میں دھکیل دیا گیا۔ ٹرک اسی وقت چل پڑا۔ ٹرک ایئرپورٹ سے نکل کر کسی کشادہ سڑک پر جا رہا تھا کیونکہ یہاں مجھے دوسری گاڑیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ان گاڑیوں کی آوازیں پیچھے رہ گئیں۔ ایک بار پھر سوائے اپنے ٹرک کے انجن کی آواز کے دوسری آواز نہیں تھی۔ ٹرک کبھی ڈھلان میں اتر جاتا، کبھی چڑھائی چڑھتا۔ ایک پل کے اوپر سے بھی گزرا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ٹرک بائیں جانب کو گھوم گیا۔ تھوڑی دور تک چلتے رہنے کے بعد جیسے وہ ایک پتھریلے راستے سے گزرنے لگا۔ یہاں وہ ذرا ذرا اچھل رہا تھا۔ آخر ایک مقام پر پہنچ کر رک گیا۔ انجن بند کر دیا گیا۔ یہاں بھی مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ ایک آدمی مجھے بازو سے پکڑ کر آگے کو دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اس جگہ بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں فوجی بوٹوں کے چلنے کی آوازیں بھی تھیں، کسی جیپ کے قریب سے گزرنے کی آواز بھی تھی اور فوجیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی آوازیں بھی تھیں۔
मुझे एक बरामदे में से गुजारा जा रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। टखने और जबड़ा सख्त दर्द कर रहे थे। जंजीर की आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं एक पाँव रख कर कोई ज़ेना उतरने लगा। फिर मुझे लोहे का एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। किसी ने ज़ोर से पाँव जोड़कर सल्यूट मारा। आवाज़ आई, ये खतरनाक फ़लस्तीनी जासूस है। किसी ने जवाब दिया, सर इसे शूट कर दें। मुझे अंदर को धक्का दिया गया। मैं पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। मेरी कोहनियाँ छिल गईं। फौजी बोटों की आवाज़ मेरे करीब आई। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी गई। मुझे कुछ दिखाई न दिया। कोठड़ी में घूप अंधेरा था। मैंने 2-3 बार आंखें झिप गईं। जर्द रंग के तारे आंखों के आगे नचने लगे। लोहे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिनई जैसे बहाल हो रही थी। देखा कि एक तंग सी कोठड़ी के नंगे फर्श पर पड़ा हूँ। छत के साथ एक जर्द बल्ब जल रहा है। कोठड़ी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ कोने में एक कमोड पड़ा था। अब मैंने हथकड़ी लगे हाथों का उठाकर अपने जबड़े को आहिस्ता से छुआ। एक ठेस सी उठी और मैंने हाथ नीचे कर लिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जबड़ा चलाया। जबड़ा सही सलामत था, मगर सख्त दर्द कर रहा था और एक तरफ से सूज गया था। मैंने टखनों पर से पतलून ऊपर उठाई तो देखा कि दोनों टखनों से खून बह रहा था। मैंने बारी बारी टखनों के ऊपर टांग को दबाया। कुछ सुकून सा महसूस हुआ। हाथ छोड़ा तो टखनों के जख्मों का दर्द फिर से बेदार हो गया। मुझे इस अकूबत खाने में आए बमुश्किल 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाज़ा खुला और 3 फौजी अंदर आ गए। उनमें से 2 पीछे थे और एक तोंद वाला यहूदी फौजी अफसर आगे आगे था। उसके हाथ में छोटा सा डंडा था जिस पर चमड़ा मुड़ा हुआ था। एक सिपाही बाहर से एक स्टूल लेकर तेजी से अंदर आया। स्टूल मेरे करीब फर्श पर रख दिया गया। यहूदी फौजी अफसर उस पर बैठ गया और मेरी तरफ झुककर घूरने लगा। मुझसे पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो वो मेरे साथ बड़ी नरमी और मलमत से पेश आया, जैसा कि आमतौर पर उन लोगों का वतीरा रहा है। उसने मुझे फौरी तौर पर रिहा करवाने की पेशकश भी की और कहा कि अगर मैं उसके साथ ताउन करूंगा तो वो न सिर्फ ये कि मुझे रिहा करवा कर उर्दन की सरहद पार करा देगा, बल्कि मेरे साथ वीआईपी लोगों जैसा सलूक किया जाएगा। उसने मेरे लिए ठंडा पानी और ताज़ा चावलों को एक प्लेट भी मंगवाई। मैंने यह सोचकर चावल फ़ौरन हड़प कर लिया और ठंडा पानी पी लिया कि खुदा जाने इसके बाद कितनी देर तक खाने को कुछ नसीब भी होगा कि नहीं। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं उसकी लाइन पर चढ़ गया हूँ। अब उसने बड़ी नरम आवाज़ में मुझसे पूछा कि मुझे पाकिस्तान से इसराइल किसने पहुँचाया था और मेरे दूसरे साथी इसराइल में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब ऐसे मुश्किल भी नहीं हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम सीगा राज में रखा जाएगा। हम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि जब तुम उर्दन की सरहद पार कर लोगे तो हम ऐलान करवाएंगे कि एक जासूस हमारी कैद से फरार हो गया है। अब ऐसा करो, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ कौन लाया था। तुम जिस मिशन पर आए थे हमें उसके मुतालिक सब कुछ मालूम है। दूसरा ये बता दो कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ और किस किस नाम से मसरूफ़ अमल हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ज़रा सा दबाया और अपने मौक़िफ़ को दोहराया। मैं तुमसे सिपाहियों वाला वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। यह राज तुम्हारे और हमारे दरमियान ही रहेगा। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर यहूदी फौजी अफसर की तरफ देखा और सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और सरहद पर से मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया था। यहूदी अफसर एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से शोले से निकलने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया और ज़रा सा झुक कर बोला, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर तुमने हमारे मिसाइल बेस पर कब्जा जमा कर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों की थी। तुमने पाकिस्तानी लड़की को वापस लेने का मुतालबा क्यों किया था और हमारी मिलिट्री पोस्ट को ग्रेनेड मारकर क्यों उड़ा दिया था। मैंने जवाब दिया, मुझे उन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो उनके नाम भी नहीं जानता। यहूदी अफसर मुस्कराया, स्टूल पर पीछे को हट गया। फिर अचानक उसने अपना डंडा लहराकर उल्टे हाथ से इतनी ज़ोर से मेरे कंधे पर मारा कि मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मैं फर्श पर एक तरफ गिर पड़ा। मेरा कंधा दर्द से शल हो गया। यहूदी अफसर ने अब मुझे ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। वो साथ साथ बोले जा रहा था और मुझे अंग्रेज़ी ज़बान में गालियाँ भी दे रहा था। तुम पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने इमरानी ज़बान बाकायदा जासूसी करने के लिए सीखी थी। तुम्हारे और साथी भी हैं, तुम्हें उनके नाम बताने होंगे। जब वो ठोकरें मारते मारते थक गया तो स्टूल पर बैठकर हाँफने लगा। मैं अधमुआ हो गया था।
मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने अपने साथी फौजियों को इशारा किया। दोनों फौजी मेरी तरफ लपके और मुझे फर्श पर ऊंधा किया और मेरे ऊपर जोर जोर से उछलने लगे। मेरी हड्डी पसली एक हो गई। जब यह नाहिंजार यहूदी फौजी भी मेरे जिस्म पर उछलते उछलते थक गए तो अपने अफसर के हुक्म पर पीछे हटकर खड़े हो गए। मैं बेहोश हो चुका था। होश आया तो मैं कोठरी में बिल्कुल अकेला था। जिस्म का कोई उज़्व ऐसा न था जो फोड़े की तरह दुख न रहा हो। मैंने खुदा ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे इस अजियत से निजात दिले। मैं कराते हुए नीम बेहोशी के आलम में न जाने कितनी देर तक फर्श पर पड़ा रहा कि दरवाज़ा खुला। भारी कदमों की चाप अंदर रही। मैंने ज़रा सी आंखें खोल कर देखा। एक इसराइली संतरी ने झुककर मेरे मुंह के करीब टीन का डब्बा रख दिया। मुझे पानी की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठा और टीन के डब्बे को दोनों हाथों से थाम कर मुँह के पास लाया। उसमें से घास के सूप की बू आ रही थी। इस वक्त ये मुझे आब हयात महसूस हुआ। यह वाकई घास का सूप था। नीम गर्म था। मैं घटाघट पी गया। सूप पीने से मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी हो गई थी। थोड़ा सा सुकून मिला था। जिस्म का सारा दर्द और ठेसें ज़रा कम हो गई थीं। मैं रेंगता हुआ दीवार के करीब गया और टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मैंने दोनों टांगें जिनमें बेड़ियाँ पड़ी थी खोल दी। हाथों को हथकड़ी उन्होंने न जाने क्यों अभी तक लगा रखी थी। मेरी कलाइयाँ भी दर्द करने लगी थीं। सूप में ज़रूर कोई ताकत की दवाई भी शामिल थी क्योंकि उसके पीने के बाद मुझे दर्द में बहुत हद तक इफाका महसूस हुआ। ये लोग मुझे एकदम मरना नहीं चाहते थे। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे और मैं एक लफ्ज़ भी कहने को तैयार नहीं था। मैंने दिल में ऐद कर लिया था कि अजियत सहते सहते मर जाऊंगा, लेकिन ज़बान से पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा और न ही अपने फ़लस्तीनी साथियों का नाम बताऊंगा। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था, फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा कि सोने से ज़रूर फ़ायदा होगा और हो सकता है कि मुझे सोता देखकर मुझ पर मज़ीद तशद्दुद से गुरेज किया जाए। मैं ऊँघने लगा। यूं ही नींद और बेदारी और दर्द की शिद्दत और कमी तकलीफदा लहरों पर झूलता रहा और वक्त गुजरता चला गया। शायद रात आधी हो चुकी थी क्योंकि मुझे बाहर से दूर किसी पहरेदार की हल्की सी आवाज़ 2-3 बार सुनाई दी थी। एक अजियतनाक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। मेरे अंदर की ताकत, तवानाई और अज़म मुर्दा नहीं हुआ था। यह ख्याल, यह जज्बा मुझे इंतहाई क़ुव्वत बख्श रहा था कि मैं ये अज़ीज़ें अपने वतन पाक के लिए झेल रहा हूँ। इन जिस्मानी तकलीफ़ों में मेरे वतन की इज़्ज़त और आबरू का सवाल मुज़म्मर है। मुझे मौत गवारा थी, मगर मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की हुर्मत पर धब्बा लगाऊँ, यह मुझे हरगिज़ कबूल न था। इसके अलावा मैं उन जांबाज फ़लस्तीनी मुसलमान मुजाहिदों से भी बेवफ़ाई नहीं करना चाहता था जो अपनी आज़ादी के अजीम मकसद के लिए जानें कुर्बान कर रहे थे। मैंने एक तरह से अपनी मौत को कबूल कर लिया था। न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो जिस्म उसी तरह दर्द कर रहा था। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुल गया। एक संतरी ने आगे आकर मेरे करीब टीन का डब्बा रखा। डब्बा नीम गर्म था। उसमें चावल थे जो सूप में भीगे हुए थे। मैंने आहिस्ता से टांगें समेट ली, डब्बे को घुटनों में दबाया और हथकड़ी लगे दोनों हाथों से चावल खाने लगा। थोड़ी देर बाद वही तोंद वाला यहूदी अफसर अपने मातहत सिपाहियों के हमरा फिर अंदर आ गया।